Hello and welcome to this video lecture series on Introduction to Machine Learning. This video will be focusing upon Principal Component Analysis. So PCA क्या है हम उसके ऊपर बात करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और हम अपने जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनको लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ओके, सो इसको अगर हम थोड़ा सा और इजी करना चाहें, PCA इज used for reducing the dimension of the dataset to a lower dimension। यानी कि आप एक हायर डाटासेट से लोअर डाटासेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल डाटासेट को 1 डायमेंशनल डाटासेट में कन्वर्ट कर रहे हैं या 3 डायमेंशनल डाटासेट को 2 डायमेंशनल डाटासेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? सो दैट कैन बी एनालाइज्ड मोर इजीली एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटासेट को हम कायम रख सकें विदाउट एनी लॉस। यानी कि हमने 2D से 1D में या 3D से 2D में इस तरह कन्वर्ट करना है ताकि हमारे डाटा का जो लॉस है वो ना हो। सो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन फैक्टर एनालिसिस, ये हमारा PCA का एक है कि भाई PCA हमने कब यूज़ करना है। दूसरा, टू कैटेगराइज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन योर डाटा। एंड थर्ड, टू एलिमिनेट द नॉइज कंपोनेंट्स इन योर डायमेंशन एनालिसिस। नॉइज कंपोनेंट्स का मतलब है कि जब आप 2D से 1D में कन्वर्ट करेंगे तो जो आउटफ्लायर्स हैं आपके, जो उन वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे आपकी कैलकुलेशन के अंदर से। सो उससे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए PCA में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करना है, तो उन टर्मिनोलॉजीज को हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। सो लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, तो उसको हम रो वेक्टर कहते हैं और अगर वो कॉलम में अरेंज हो तो इसे हम कॉलम वेक्टर कहते हैं, राइट। और अगर हमें एक मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि रोज इनटू कॉलम का जो फैक्टर है उसका हमने ख्याल रखना है। यानी कि अगर हमारे पास एक 2/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स, तो अब उससे जो हमें मल्टीप्लाई करवाना चाहिए वो किससे कराएंगे? हमारे पास वर्टिकल होना चाहिए है 3/1 का, ठीक है ना। 3/1 का हमारे पास एक होना चाहिए 3/1, ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो 2/1 का हमारे पास एक आउटपुट आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ मैट्रिक्स इज मच सिंपलर देन मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट मैट्रिसेस। ऑफ कोर्स आपकी डायमेंशन डाउन कर रहे हो तो आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे अब एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है 3/2 का एक मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/1 के एक वेक्टर को, और हमारे पास आउटपुट आया 3/1 का एक वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स बाय मैट्रिक्स द वेक्टर माइट रोटेट, श्रिंक, स्ट्रेच और चेंज डायरेक्शन, राइट। तो ये हमारे पास है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ तो आउटपुट क्या आ सकता है। फिर आइगन वेक्टर क्या होता है? एन आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर दैट डजंट चेंज डायरेक्शन व्हेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू इट, दैट इज व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय अ मैट्रिक्स। अभी हमने देखा कि एक वेक्टर वो होता है जब जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके रोटेट भी हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, लंबा भी हो सकता है और श्रिंक भी कर सकता है, ठीक हो गया। लेकिन आइगन वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर है जो कि श्रिंक तो हो सकता है, एक्सपैंड तो हो सकता है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता और रोटेट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट यू कॉल एन आइगन वेक्टर। सो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आइगन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर दैट कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड नाइदर with neither rotation nor trim and keep pointing in the same direction। डायरेक्शन उनकी चेंज नहीं होती है। द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज द फैक्टर बाय विच एन आइगन वेक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। फिर हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू वो वैल्यू है जिससे आपका जो आइगन वेक्टर है वो कितनी गुना उससे जो है ना वो स्ट्रेच किया जा रहा है या कितना गुना उसको श्रिंक किया जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। इफ द आइगन वैल्यू इज नेगेटिव द आइगन वेक्टर्स डायरेक्शन इज रिवर्स। तो अगर इसकी आपकी आइगन वैल्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कहते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक n बाई n का मैट्रिक्स है
जिसको हम ए कहते हैं, मैट्रिक्स ए भी कह सकते हैं और मैट्रिक्स एस भी कह सकते हैं, एंड अ नॉन जीरो वेक्टर जिसे हम वी कहते हैं ऑफ लेंथ एन। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू वी को हम इस तरह लिख देंगे ए वी या एस वी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और सिमिलरली हमारे पास जो है स्केलिंग फैक्टर्स का क्या होगा, v बाय फैक्टर ऑफ लेमडा। लेमडा हमारा जो है वो आइगन वैल्यू है जिससे हमारा वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेमडा जो लेमडा हमारा वो है आइगन वैल्यू, v हमारा वेक्टर है, v हमारा आइगन वेक्टर है। सो v इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ a। तो जब हमने आइगन वैल्यू से v को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारा बन गया आइगन वेक्टर, एंड लेमडा इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर आइगन वैल्यू जो है वो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आइगन वैल्यू डिसाइड करती है कि कितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच करना है या श्रिंक करना है। तो अगर हमारे पास आइगन वैल्यू 2 हो, लैम्डा 2 हो, इसका मतलब है कि हमारा जो आइगन वेक्टर है वो ट्वाइस एज लॉन्ग है, डबल हो गया। और अगर आइगन वेक्टर की वैल्यू, आइगन वैल्यू हमारे पास 0.5 है, तो इसका मतलब है कि हमारा आइगन वेक्टर हाफ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हमने फाइंड आउट करना है वो ये वाला फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ s माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये जो s है ये हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स को कह रहे हैं अपने a कह लें, s कह लें, एक ही बात है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है, स्केलर वैल्यू फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की स्केलर वैल्यूज s, उसको हमने डिटर्मिनेंट करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। मैट्रिक्स हमारा हो गया ये, और लेमडा हमारा जो है वो आइगन वैल्यू हो गई, और आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड मैन का मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो बिफोर गोइंग ऑन टू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज कोवेरिएंस। सो द मेजर ऑफ जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोवेरिएंस, या फिर टेंडेंसी इन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी कि कोवेरिएंस का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ कहलाती है कोवेरिएंस। तो हमने क्या करना है, हम कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये क्या चीज़ है, covariance matrix is also known as auto-covariance matrix और dispersion matrix और variance matrix और variance covariance matrix। और ये होता क्या है, it is a square matrix giving the covariance between each pairs of the given random vector। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो आपस के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज व्हाट यू कॉल अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब हमने अपना प्री रिक्विजिट स्टडी किया है, जो चीज़ हमारी इस्तेमाल होगी पीसीए के न्यूमेरिकल के अंदर। लेट्स मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। सो लेट अस कंसिडर पीसीए, ठीक है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसको हम 2D कंपोनेंट्स को 1D कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो है x1 और x2, और हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है वो एग्जांपल 1 2 3 4 दी हुई है। तो x1 की वैल्यूज हमारे पास हैं 4 8 13 एंड 7, और x2 की वैल्यूज है हमारे पास 11 4 5 एंड 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हम इसकी मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन, तो मीन ऑफ x1, it can be denoted by x1 bar or as mu of x1, whatever we want to call it। तो मीन हमने निकाला x1 का विच इज़ 8, एंड मीन हमने निकाला x2 का विच इज़ 8.5, राइट। बाज़ जगहों पे हम इसे नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के लिए करेंगे तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले अपने तमाम जो वैल्यूज़ हैं, ये 4 8 13 7 11 4 5 14, इन सबको पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि इन्हें आपको जो है ना, वो जो भी नॉर्मलाइजेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जेड नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो -1 से 0 1, -1 से 1 के बीच के अंदर पहले आप इन सबको कन्वर्ट करेंगे जेड नॉर्मलाइजेशन के जरिए, फिर आप यहाँ पे जेड नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू डू इट, बट हम जो है इस तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीन वाला कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनके हमने मीन निकाल लिए, और जब हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं 2D ग्राफ के ऊपर, x1 ऑन दी x एक्सिस एंड x2 ऑन दी y एक्सिस, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे ये सारे पॉइंट्स 4 और 11, ये हमारे पास है 4 और 11,
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 और 4, यानी कि x1 हमारा 8 और x2 हमारा 4। तो हमारे पास नहीं, सॉरी, द फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था 4 11, x1 4 x2 11, ये है हमारा 4 11। दूसरा वाला हमारे पास है 8 और 4, ये रहा 8 4। तीसरा हमारे पास है 13 और 5, ये हमारे पास 13 5। और चौथा हमारे पास है 7 4, ये हो गया हमारे पास 7 4। और मीन हमारा x1 x2 का आया 8 और 8.5, तो ये हमारे पास हो गया 8 8.5। तो ये हमने अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग कर दी है वैल्यूज़ को, कि ये जो हमारे पास प्लॉट है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। कोवेरियंस मैट्रिक्स इज व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ x1 x1, कोवेरियंस ऑफ x1 x2, x2 x1, x2 x2, ये चार हमारे पास पार्ट्स हैं। इट्स 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो कोवेरियंस ऑफ x1 x1 का फॉर्मूला है 1/n-1 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n x1 k माइनस मीन ऑफ x1 स्क्वायर। आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x1k माइनस मीन ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x1k माइनस मीन ऑफ x1, इन दोनों का मतलब स्क्वायर ही होता है, राइट। सो अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट अप करें और हम ये इस समेशन को खोल दें, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे x11 माइनस मीन ऑफ x1। x11 हमारे पास है 4 और मीन ऑफ x1 हमारे पास है 8, तो ये 4 माइनस 8 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है x12 x12 k की वैल्यू 2 की हमने, माइनस म्यू ऑफ x1। तो x12 हमारे पास 8 है और म्यू ऑफ x1 हमारे पास 8 है, तो ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 8। फिर हमने k की वैल्यू जो है वो 3 ले ली, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये कहलाएगा x13 माइनस म्यू ऑफ x1। ये x13 है हमारा 13 और म्यू ऑफ x1 है 8, तो हमारे पास हो गया 13 माइनस 8। फिर हमने k की वैल्यू 4 ले ली। अब हमारे पास x14 माइनस म्यू ऑफ x1 किया हमने, तो x14 हमारा 7 है और म्यू ऑफ x1 हमारे पास 8 है, तो 7 माइनस 8 हो गया। तो इस तरह हमने ये पूरी समेशन वाला पार्ट था ये पूरा हमने खोल दिया, एक्सपैंड कर दिया। और 1/n-1 की अगर हम बात करें तो n हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, तो 1/4 माइनस 1 विल गिव यू 3। 1/4 माइनस 1 विल गिव यू 3। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा कोवेरियंस ऑफ x1 x1 जो है वो एक्सपैंड होके उसमें वैल्यूज हमने प्लेस की, तो हमारे पास आ गया 14, यानी कि कोवेरियंस ऑफ x1 x1 हमारे पास आ गया 14। देन कोवेरियंस ऑफ x1 x2 1/n-1 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n x1k माइनस म्यू ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x2k माइनस म्यू ऑफ x2। ठीक है जी, ओके। अब हमने क्या किया, अगेन हमने k की वैल्यू पहले 1 ली, k इज इक्वल टू 1 जब हमने लिया, तो ये हमारे पास क्या है x11 माइनस म्यू ऑफ x1, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय x21 माइनस म्यू ऑफ x2। ठीक है जी, तो x11 इज 4, म्यू ऑफ x1 इज 8, x21 इज 11, ये रहा 11 आपका, एंड म्यू ऑफ x2 इज 8.5, ये रहा 8.5 आपका। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो यहाँ पे k की वैल्यू को 2 लिया जब हमने, तो k की वैल्यू 2 करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि x12 माइनस म्यू ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x22 माइनस म्यू ऑफ x2। ठीक हो गया जी, तो x22 क्या है, x12 हमारे पास 8 है, म्यू ऑफ x1 हमारे पास 8 है, ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास x22 है 4, ये रहा 4,
और म्यू ऑफ एक्स टू है 8.5, ये आ गया 8.5। ठीक हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह हमने तमाम वैल्यूज डालते गए और हमारे पास ये पूरा जो है वो सॉल्व जब एक्सपैंड हो गया, उसके बाद हमने जब सबमिशन किया तो ये हमारे पास आया आंसर -11, यानी कि x12 आ गया आपका -11। x21 इज इक्वल टू x12, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया -11। एंड फाइनली कोवेरियंस ऑफ x2 कॉमा x2, x2 कॉमा x2 का अगेन 1/n-1 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n x2 k माइनस म्यू ऑफ x2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम पहले से करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 23। तो हमारे पास जो कोवेरियंस मैट्रिक्स जनरेट हुआ वो हुआ 14 -11 23। ये हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स जनरेट हुआ, ये हमारा था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि अब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स को जो है ना वो आइगन वैल्यूज निकालेंगे उसमें से। सो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स का वो ये था, 0 इज इक्वल टू डिटर्मिनिस्टिक ऑफ s माइनस लेमडा आई। सो इसको अगर हम देखें तो s हमारे पास है 14 -11 23। ठीक है जी, हमारे पास है 14 -11 23, ठीक है, माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2/2 का 1 0 0 1। ठीक हो गया, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये है जी 14 -11 23 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा आई कैलकुलेट जब हम करते हैं, ये रहा लेमडा आई, तो ये हमारे पास कैसे आया, इस तरह आ गया। ऐसा हमारे पास है 14 -11 23, और इसमें से हमने लेमडा माइनस करना है। तो अगर हम इसको डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास सिंपल 14 माइनस लेमडा, -11 में से 0 निकालेंगे -11 ही रहेगा, ये रहा। फिर -11 में से 0 निकालेंगे -11 ही रहेगा। फिर 23 में से हम लेमडा निकालेंगे तो 23 माइनस लेमडा हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसको हम डिटर्मिनिस्टिकली सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस लेमडा, ये हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस -11 मल्टीप्लाई बाय -11, ये किया हमने। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 201। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है ताकि हम लेमडा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हमारे पास है, का फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हेयर a हमारे पास ये है, a इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है, b इज इक्वल टू 37 है, और c इज इक्वल टू 201 है। तो ये अब हमने फॉर्मूले में प्लेस किया, तो b हमारे पास जो है वो -37 है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे -37 रख दिया। c हमारे पास जो है वो है 201, ये देखें यहाँ पे 201 रख दिया। a हमारे पास 1 है, ये देखें यहाँ पे हमने 1 रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, इसका जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 37 प्लस माइनस √567 अपॉन 2। अब यहाँ से हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज आती हैं, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, दो आइगन वैल्यूज आती हैं हमारे पास। अगर हम प्लस के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेमडा 1 आती है 30.39, और हम अगर माइनस के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेमडा 2 आती है 6.61। तो दो आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो आइगन वेक्टर के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास u इज एन आइगन वेक्टर, इट इज कंपोज्ड ऑफ u1 एंड u2, दो उसके कंपोनेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास फीचर्स हैं। तो अगर हम इसी तरीके से चलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी 0 इज इक्वल टू s माइनस लेमडा आई, इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड्स के ऊपर s माइनस लेमडा आई, इसमें हमने दोनों साइड्स के ऊपर u से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको तो फर्क ही कुछ नहीं पड़ा है, तो जीरो ही हो गया ऑटोमेटिकली। जब इस साइड को हमने यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एस माइनस लेमडा आई, तो ये निकला हुआ था हमारे पास। और u हमने सपोज किया था u1 और u2, ये रहा u1 और u2। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी है ये इस तरह से बनी है कि हमने दोनों तरफ u से वेक्टर, जो हमारा आइगन वेक्टर था u, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इस किस किस्म की बनेगी। ये हमारे पास जो है वो 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और ये वेक्टर हमारे पास 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 1 का वेक्टर है। तो हमारा आउटपुट जो है वो एक 2 बाय 1 का वेक्टर होना चाहिए, 2 रोज एंड 1 कॉलम का, 2 बाय 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 माइनस लेमडा इंटू u1 माइनस 11 u2 एंड माइनस 11 u1 प्लस 23 माइनस लेमडा इंटू u2, ये दो हमारे पास आ गए, दो सेपरेट रोज आ गई हमारे पास। हमने कहा जी एक हमारा 1 है, एक हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, हम दो इक्वेशन इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने u1 और u2 फाइंड करना है। हम कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन नंबर 1 चूज करें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 चूज करें, कोई भी एक इक्वेशन चूज करके हम उसमें से u1 या u2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस वक्त इक्वेशन नंबर 1 चूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 चूज करके हम उसमें से u1 और u2 की वैल्यूज निकालते हैं। u1, ये हमारी इक्वेशन थी, 14 माइनस लेमडा u1 माइनस 11 u2 इज इक्वल टू 0। तो इट्स सिंपल थिंग कि हमने ये -11 जो है, -11 हमारा 0 के इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 11 u2 हो जाएगा। तो 14 माइनस लेमडा u1 इज इक्वल टू 11 u2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दोनों साइड्स हमारे पास जब यहाँ पे आ गई हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि 14 माइनस लेमडा को मैं u2 के नीचे ले जाऊँ, ये इधर आ जाए, और 11 मेरा u1 के नीचे आ जाए। तो u1 अपॉन 11 ये रहा, एंड u2 डिवाइडेड बाय 14 माइनस लेमडा। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट मेरा u2 के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये u2 अपॉन 14 माइनस लेमडा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बन गया। तो हम ये कह सकते हैं u1 अपॉन 11 इज इक्वल टू u2 अपॉन लेमडा। ओके, नाउ लेट अस सपोज कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर हैं, u1 अपॉन 11 इज इक्वल टू u2 अपॉन 14 माइनस लेमडा। ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई। तो अगर हम ये बोलें कि ये दोनों जो है एक रियल नंबर के इक्विवेलेंट है और उस रियल नंबर को हम t कहते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि ये t के बराबर है, यानी कि u1 अपॉन 11 भी t के बराबर है और u2 अपॉन 14 माइनस लेमडा भी t के बराबर है। ये हमने कह दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम इसको इसी तरह से करें कि u1 अपॉन 11 इज इक्वल टू टी, तो ये हमें देगा कि u1 इज इक्वल टू 11t। ठीक हो गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास u1 इज इक्वल टू 11t। एंड सिमिलरली अगर हम कहें कि u2 अपॉन 14 माइनस लेमडा is equal to t, which basically means that u2 is equal to 14 minus lambda into t। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम t को 1 ले लेते हैं। वाई, क्योंकि ताकि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डेंस टू कोवेरियंस मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको बनाना चाहते हैं। तो हमने t की वैल्यू का 1 सपोज कर लिया। 1 सपोज किया तो हमारे पास u1 11 आ गया और u2 14 माइनस लेमडा आ गया। और इन दोनों को फिर हमने अपने मैट्रिक्स के अंदर प्लेस किया तो u हमारे पास 11, u1 11 और u2 14 माइनस लेमडा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने PCA कैलकुलेट करना है। तो हमने PCA कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आई हुई हैं, λ1 और λ2। तो उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है हम उसको कंसिडर करते हैं PCA निकालने के लिए। लार्जेस्ट वैल्यू को हम PCA के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो λ1 है 30.39, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, इसको कैसे करेंगे, हम वैसे λ2 को भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम λ2 जब हम लेंगे तो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए हम λ1 लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, वी नीड टू फाइंड अ यूनिट आइगन वेक्टर। और उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, टू कैलकुलेट द यूनिट आइगन वेक्टर वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट u1। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ u1, जो कि हमारे सिनारियो में यहाँ पे x1 है।
ठीक हो गया, ये हमारा स्टेप है। वी कंप्यूट द लेंथ ऑफ x1। ठीक है जी, टू ऑब्टेन द यूनिट आइगन वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 1 वी नॉर्मलाइज द आइगन वेक्टर। ओके, अब हमने क्या करना है, पहले तो टू नॉर्मलाइज द आइगन वेक्टर डिवाइड ईच कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज यूक्लिडियन नॉर्म। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास लेंथ कैलकुलेट हो गई। फर्स्ट पॉइंट, u1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यूनिट वेक्टर u1, यूनिट आइगन वेक्टर जो है हमारे पास, उसकी लेंथ जो हमने कैलकुलेट की, लेंथ ऑफ यूनिट आइगन वेक्टर 1 जो हमारे पास है 19.7348। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने यूनिट आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1, उसके हिसाब से हमने कहा जी ये हमारा आइगन वेक्टर 1 है e1। e1 इज इक्वल टू 11 अपॉन लेंथ ऑफ x1 विच वाज u1 एंड 14 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय u2। ये हमने किया। u1 हमारे पास था 19.7348, तो इसको जब हमने 11 से डिवाइड किया, और इसी तरह 14 माइनस लेमडा 1 हमारे पास लेमडा 1 30.39 था, u1 19.7349 था। ये वैल्यू जहाँ पे हमने प्लेस की तो हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर 1 आ गया हमारे पास 0.5574, यानी कि ये u1 हमारे पास आ गया, और जो माइनस 0.8308 ये u2 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब अगर हम चाहें कि हमें सेकंड भी कैलकुलेट करना है तो हम उसको लेमडा 2 रख के, लेमडा की वैल्यू की जगह पे लेमडा 2 रखते, और हमारे पास आइगन वेक्टर 2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया, फाइन। देन अब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट तो हमने क्या किया कि लेट देयर बी वेक्टर x1 के एंड x2 के। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, तो इस तरह हमने कहा जी x1 के और x2 के बी द kth सैंपल ऑफ द अबव टेबल सेट, जिस भी टेबल की हम बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट किस तरह देंगे हम, E1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय x1 k माइनस म्यू ऑफ x1 एंड x2 k माइनस म्यू ऑफ x2। ये दो हैं हमारे पास, राइट। अच्छा, अब आइगन वेक्टर को ट्रांसपोज क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारा जो आइगन वेक्टर था वो 2/1 का था। आइगन वेक्टर हमारा 2/1 का था, विच वॉज 0.5574 एंड माइनस 0.8303। तो ये हमारा 2/1 का मैट्रिक्स था, और इसको हम मल्टीप्लाई करने चाह रहे थे किससे, एक अगेन 2/1 के मैट्रिक्स से। तो ये तो नहीं हो सकता, 2/1 को 2/1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। जब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमारा 1/2 बन गया, 1/2 का हमारा ये वेक्टर बन गया। ठीक है, ये हो गया 0.5574 और माइनस 0.8303। ठीक है, ये 2/1 का हो गया, ये अब हमारा 1/2 का वेक्टर हो गया। और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 इज इक्वल टू 1/1, तो हमारे पास 1/1 का आ जाएगा, राइट। तो इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5574, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास जब इक्वेशन खुली तो मल्टीप्लाई बाय x1 के माइनस मीन ऑफ x1 प्लस माइनस 0.8303 मल्टीप्लाइड बाय x2 के माइनस मीन ऑफ x2। सो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे पास क्या निकला, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x1, जब हम k की बात करते हैं ना, सबसे पहले हम k इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। k इज इक्वल टू 1 करें तो x11 हमारा 4 आ गया और x21 हमारा 11 आ गया। ठीक है जी, तो ये रहा हमारे पास के x11 4 आ गया माइनस मीन 8 आ गया, x21 हमारा 11 आ गया माइनस मीन ऑफ x2 हमारे पास 8.5 आ गया। अब हमने इनको इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी गेट द आंसर माइनस 4.30530535। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे निकला फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट माइनस 4.30535। दिस इज फॉर द
फर्स्ट वैल्यूज ऑफ 4 एंड 11, इनको अगर हम 2D को 1D में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बकिया तमाम के लिए भी, जब हम इसको x 1 की जब हम k की वैल्यू 2 ले लें, जब हम k की वैल्यू 3 ले लें, k की वैल्यू 4 ले लें, तो उसके हिसाब से हम तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी गेट दीज पर्टिकुलर वैल्यूज। अब हमारे पास क्या काम करने की ज़रूरत है, अगर हम इसको प्लॉटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो मीन होता है, मीन का मतलब ये होता है कि हम अपने जो सेंटर है, सेंटर को हम शिफ्ट कर देते हैं मीन के ऊपर। ये मीन हमारा सेंटर में शिफ्ट हो गया, ओके, सेंटर से हम मीन के ऊपर शिफ्ट हो गए यहाँ पर, फाइन। उसके बाद अब इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो E1 और E2 की डायरेक्शंस हैं, जिस तरह यहाँ पे E1 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और E2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये किस तरह कैलकुलेट की, E1 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट हुई और E2 की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट हुई, राइट। तो अगर हमारा ये पॉइंट हमारा ज़ीरो है, लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारा 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 0.5574 ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, एंड लेट्स सपोज दिस इज दिस पॉइंट ओवर हेयर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा यहाँ से इस तरह आ रहा है, जिसमें x की वैल्यू है 0.5574, यानी कि x आपका इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में आपका 0.5574 0.5574 कॉमा -0.8303 x1 एंड x2 की वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो वो नीचे की तरफ आ गया एरो आपका, और x1 की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव में है तो राइट साइड की तरफ आ गया। तो आपका जो एरो है वो इस तरह नीचे की तरफ की डायरेक्शन में E1 जा रहा है। अगर हम इसी तरह E2 को देखें तो E2 के जो x1 है वो 0.8 है, और फॉर एग्जांपल ओवर हेयर, ठीक है, 0.8308 फ्रॉम द मीन, ठीक हो गया, कॉमा 0.5574। अब ये अगर आप x2 को देखें तो x2 हमारा 0.5 है, विच मीन पॉजिटिव साइड पे है, तो ये हमारी E2 की डायरेक्शन बनती है, यानी कि E2 की डायरेक्शन हमें यहाँ से पता लगे कि मीन से हम आगे की तरफ जा सकते हैं, मीन से ये वाले पॉइंट्स के ऊपर हमने डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, इसी तरह मीन से हम इन वाले पॉइंट्स पर डायरेक्शन पता लगा सकते हैं हमारे दोनों वेक्टर्स की, E1 की और E2 की, ठीक है। अब जब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो हम उन वैल्यूज को, अगर हम क्योंकि हमने E1 के थ्रू कैलकुलेट किया है तो हम उनको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी E1 वेक्टर, ठीक है, E1 वेक्टर से परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, E1 में हमारे पास जो आइगन वैल्यूज थी λ1 और λ2, विच मीन्स कि हम उसको 30 λ1 30 टाइम्स जो थी वो हमारी मैग्नीट्यूड थी लाइन की, और λ2 हमारे पास 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड थी लाइन की, यानी कि वो इतनी छोटी या इतनी बड़ी थी ओरिजिनल से। तो वो छोटी सी लाइन जो थी 6 टाइम्स का मतलब है कि वो 6 गुना बड़ी हो सकती है, 6 गुना बड़ी होगी, और वो जो इसी तरह E1 है वो 30 टाइम्स बड़ी हो सकती है जैसे हमारे λ1 में था। तो हमने उसको बड़ा किया और उसके बाद अब हमारे पास वैल्यूज जो है वो उस लाइन से हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे टू आवर पॉइंट्स, ठीक है। तो 714 को परपेंडिकुलरली हम E1 के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, 411 को परपेंडिकुलरली भी प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये चार वैल्यूज आ गई। अब ये चार वैल्यूज क्या हैं, अगेन ये चार वैल्यूज ये रही, -4.30535। अब क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा 0 पे बन जाता है जब दोबारा, तो 4 और 11 इस पॉइंट से हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे E1 की डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रही है ना डायरेक्शन हमारी। तो इससे पीछे की डायरेक्शन में कितने प्लेसेस चले जाए, 4 पॉइंट चले जाए, इससे 4 पॉइंट पीछे चले जाए तो समवेयर ओवर हेयर 4.3। तो ये अगर 8 के ऊपर है हमारे पास, ठीक है, ये अगर हमारे पास 8.5 के ऊपर है, म्यू टू है ना, 8.5 है ना, तो इससे अगर हम 4.5 प्लेसेस पीछे दें तो हम समवेयर अराउंड 12 के आसपास लाई करेंगे। आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 12 है, ठीक है।
तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम इसे -4.30535 पीछे आए तो हमें 411 का प्रिंसिपल कंपोनेंट मिल गया। ठीक हो गया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स। अब हमने क्या किया, 8 और 4 की बात करते हैं। ये रहा 8 और 4। इस पॉइंट से हम 3.7361 पॉइंट्स आगे की तरफ आए तो हमें 8 4 का प्रिंसिपल कंपोनेंट मिल गया। ठीक है। सिमिलरली 13 और 5 के ऊपर आते हैं। 13 5 का जो कंपाउंड है 5.69 है, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 5.69 प्लेसेस हम आगे आए, पॉइंट्स आगे आए, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कंपाउंड इसका मिल गया। एंड सिमिलरली 7 14 की बात करें तो इस पॉइंट से, क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, तो माइनस का मतलब है हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। रिवर्स डायरेक्शन में गए, -5.1238, इतनी पॉइंट्स हम पीछे आए तो हमारे पास इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया। तो ये हुआ हमारे पास 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो हमने इसको बनाए। तो इस तरह से हमने अपने 2D डाटा को 1D डाटा में कन्वर्ट कर दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2D डाटा को 1D डाटा में हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि हम जो है वो E2 के एक्सेस के ऊपर भी इसको परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अगर आप E2 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हम E2 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम E2 पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें तो हमें ये पता लग रहा है कि E2 से काफ़ी फासले पे हैं ये पॉइंट्स हमारे। E2 से काफ़ी फासले पे है कंपेयर टू E1। तो इसलिए हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो E1 की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमने E1 के ऊपर इसको 2D से 1D में कन्वर्ट किया है E1 के ऊपर, इट इज़ मच बेटर अप्रोक्सीमेशन एज कम्पेयर टू E2। ठीक हो गया, क्योंकि अगर हम E2 पे करते तो E2 पे ये पॉइंट ज़्यादा दूर थे, तो उसमें फिर आपके पास जो ज़्यादा करीब वैल्यूज़, ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ नहीं आती। E1 पे आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ मिली हैं। ठीक हो गया। सो दिस वाज द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। I hope you like the video and you were able to understand something. Thank you very much.